दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम वस्तुओं की लंबाई, आयतन, द्रव्यमान और ताप मापने की गतिविधियों के प्रयोग सीखेंगे। इसके साथ ही समय के मापन की गतिविधियां भी सीखेंगे। परंतु आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। लंबाई आदि जिन राशियों का हम मापन करते हैं उन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है। पुराने समय में इन भौतिक राशियों का सटीक माप करने की विधियां नहीं थी। उस समय हम अंदाज से ही इनका मापन करते थे। उदाहरण के लिए लंबाई का मापन करने के लिए अंगुल, बलिष्ठ या बित्ता, हाथ आदि का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति की अंगुली, बालिष्ठ और हाथ का आकार अलग अलग हो सकता है, इसलिए यह लंबाई के मापन का सटीक मात्रक नहीं हो सकता। YouTube की चैनल टिक टैक लर्न हिंदी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में कदमों से चलकर लंबाई नापने का तरीका दिखाया गया है। इस वीडियो में हम पाँव से वस्तु की लंबाई नापने का सामान्य तरीका सीखेंगे। बच्चों, क्या तुम इस कक्षा की लंबाई नाप सकते हो? बालिश हद से नहीं, जो नाप लंबा होता है उसे हम अपने पाँव से चलकर नाप सकते हैं। यदि हमें कक्षा की लंबाई नापनी है तो हम कैसे नापेंगे? 1, 2, 3। गैफी, नाप लेते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमारे पाँवों के बीच कोई अंतर ना हो और ना ही किसी जगह को 2 बार नापना। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही। कक्षा की लंबाई 10 पाँव है। सही उत्तर गैफी। भौतिक राशियों के सटीक मापन के लिए मात्रक माप तैयार कर लिए गए हैं, जिससे हम अन्य वस्तुओं की तुलना करके उनका मापन कर सकते हैं। इस मानक माप को हम राशि का मात्रक कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई की माप के लिए एक स्टैंडर्ड मीटर नाम का मात्रक बनाया गया है, जो पेरिस के अंतरराष्ट्रीय मानक ब्यूरो में रखी हुई प्लैटिनम इरिडियम की एक छड़ पर बने हुए चिन्हों के बीच की दूरी है। क्योंकि अलग अलग तापमान पर वस्तु की छड़ की लंबाई अलग अलग हो सकती है, इसलिए अब मीटर की परिभाषा बदल दी गई है और अब यह परिभाषा मानी जाती है। प्रकाश द्वारा 1 सेकंड के 129,69,72,498वें भाग में जितनी दूरी तय की जाती है वो 1 मीटर है। इसी प्रकार सभी भौतिक राशियों के मात्रक तय कर लिए गए हैं। जब हम किसी वस्तु का मापन करते हैं तो उसकी तुलना हम उसके मात्रक के साथ करते हैं। वस्तु का मापन हम मात्रक के गुणज्ञों में करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की लंबाई 2 मीटर है अथवा किसी वस्तु की लंबाई आधा मीटर है। आइए अब लंबाई के मापन के बारे में बात करेंगे। पुराने समय में जब बिल्कुल सही लंबाई के मापन की आवश्यकता नहीं थी, तब लंबाई का मापन हाथ या बित्ते से किया जाता था। परंतु क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ की लंबाई अलग अलग होती है, इसलिए इस विधि से सही लंबाई का मापन नहीं हो पाता था। अब लंबाई का मापन रूलर स्केल अथवा पैमाने से करते हैं। यहां पर हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि लंबाई मापने के लिए जिस वस्तु का माप करना है उसके साथ स्केल को लगाकर माप किया जा सकता है। क्योंकि स्केल किनारे पर टूटा हुआ हो सकता है, इसलिए माप करने के लिए स्केल के बीच से मापना चाहिए और प्रारंभ तथा अंत के पाठ्यांकों का अंतर ले लेना चाहिए। यदि वस्तु के साथ स्केल को नहीं लगाया जा सकता तो कंपास की सहायता से वस्तु को मापा जा सकता है। इसी तरह से टेढ़ी मेढ़ी वस्तु की लंबाई को धागे की सहायता से मापा जा सकता है। बच्चों से विभिन्न वस्तुओं की लंबाई का मापन स्केल, कंपास और धागे की सहायता से कक्षा में करवाइए। मीटर की समझ और उसके उपयोग के बहुत सारे उदाहरण YouTube की चैनल टिक टैक लर्न हिंदी पर उपलब्ध बहुत से अच्छे वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं, जो आप बच्चों को दिखा सकते हैं। आशा है कि आपको और बच्चों दोनों को ही पसंद आएंगे। मैं उनमें से एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आइए हम चौड़ाई को समझें। पहले कागज पर एक बिंदु बनाइए। इस बिंदु की ना तो कोई लंबाई है ना चौड़ाई। अब इस बिंदु से एक रेखा खींचिए। आप देख सकते हैं कि रेखा की लंबाई तो है परंतु चौड़ाई नहीं है। अब आप उस कागज को देखिए जिस पर यह रेखा बनी हुई है। कागज चौकोर या आयताकार हो सकता है। आप कागज की लंबाई को 2 ओर नाप सकते हैं।
जिस दिशा में लंबाई कम है उस दिशा की लंबाई को हम चौड़ाई कहते हैं। आप देख सकते हैं कि चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है और उसे भी आप रूलर स्केल की सहायता से नाप सकते हैं। कागज की लंबाई और चौड़ाई से घिरा हुआ जो हिस्सा है उसे कागज का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का मापन क्षेत्रफल के रूप में किया जाता है। तो आइए हम क्षेत्रफल के मापन के बारे में बात करें। किसी समतल वस्तु की लंबाई और चौड़ाई का यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल उसका क्षेत्रफल है। यदि कोई समतल वस्तु चौकोर या आयताकार है तो उसका क्षेत्रफल निकालना आसान है। उसकी लंबाई और चौड़ाई को किसी रूलर स्केल से नापिए और उसका आपस में गुणा कर दीजिए। यदि हम 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर चौड़े चौकोर का क्षेत्रफल निकालें तो यह 1 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर क्षेत्रफल का मात्रक है। अब यदि आप किसी टेढ़े मेढ़े आकार की समतल वस्तु का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने की विधि काम नहीं आएगी, क्योंकि उस वस्तु की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगी। इसके लिए आप एक ऐसा कागज लीजिए जिस पर 1 वर्ग सेंटीमीटर के चौकोर बने हुए हों, जैसे ग्राफ पेपर। इसके बाद उस वस्तु को उस कागज पर रखकर पेंसिल से उस वस्तु की आकृति कागज पर बना लीजिए। अब उस आकृति के भीतर जितने पूरे वर्ग आते हैं उन्हें गिन लीजिए। इसी तरह से पूरे से कम आकार वाले जितने वर्ग आते हैं उन्हें भी गिन लीजिए और उनका आधा कर लीजिए। अब इन संख्याओं को जोड़ने पर उस वस्तु का क्षेत्रफल निकल आएगा। यह विधि आप YouTube के चैनल थिंक टैक पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। आइए अब ऊंचाई की अवधारणा को समझते हैं। आप अपने पास रखी मेज को देखिए। इसकी लंबाई हम 3 दिशाओं में नाप सकते हैं। फर्श पर मेज की लंबाई और चौड़ाई नापी जा सकती है, परंतु मेज केवल फर्श तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हवा में ऊपर उठी हुई है। हम मेज कितनी ऊंची है इसे भी रूलर स्केल की सहायता से माप सकते हैं। इसे मेज की ऊंचाई कहते हैं। मेज जितना स्थान घेरती है उसे हम मेज की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं और इसे ही मेज का आयतन कहा जाता है। उन वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आपस में गुणा करके आयतन निकाला जा सकता है। जैसे एक बराबर लंबाई और चौड़ाई वाली समतल को चौकोर कहा जाता है, इसी तरह से एक बराबर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाली वस्तु को क्यूब या घन कहा जाता है। कोई वस्तु 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर ऊंची है तो उसका आयतन 1 घन सेंटीमीटर है, जो आयतन का मात्रक है। यह समझाने के लिए एक आसान गतिविधि कक्षा में कराई जा सकती है। बाजार से शुगर क्यूब्स या शक्कर के क्यूब बड़ी आसानी से किसी भी दुकान में मिल जाएंगे, क्योंकि ये चाय बनाने के काम में आते हैं। आप इन्हें खरीद लीजिए। इन शुगर क्यूब्स को पास पास रखकर विभिन्न आकार बनाए जा सकते हैं। यदि एक शुगर क्यूब को एक मात्रक माना जाए तो बच्चों को यह भी दिखाया जा सकता है कि किसी आकार को बनाने में लगने वाले शुगर क्यूब्स की संख्या लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में लगने वाले शुगर क्यूब्स को गुणा करके निकाली जा सकती है। द्रवों के आयतन का मापन सिलेंडर के द्वारा किया जाता है। आप बच्चों को इसका उपयोग सिखा सकते हैं। इसके लिए बच्चों को बताना होगा कि मापक सिलेंडर में द्रव की सतह कुछ गोलाई लिए होती है। पानी के लिए यह गोलाई नीचे दबी हुई और पारे के लिए ऊपर उठी हुई होती है।
यदि गोलाई दबी हुई है तो मापन का पाठ्यांक गोलाई के सबसे नीचे की सीध में लेना होगा और यदि उठी हुई है तो सबसे ऊपर की सीध में। यह विधि आप YouTube के चैनल यूको केमिस्ट्री पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो को दिखाकर भी बच्चों को समझा सकते हैं। You may want to place a plain sheet of paper behind it so you can more easily read the marks. In the graduated cylinder, you can see the meniscus, or the curving of the liquid. Always measure the volume at the bottom of the meniscus. Do not forget to stay at eye level when measuring the liquid. The volume is marked at every milliliter, therefore, we report to every 0.1 milliliter. अनियमित आकार की ठोस वस्तुओं का आयतन निकालने के लिए हमें बच्चों को यह समझाना होगा कि आयतन का अर्थ है वह स्थान जितना स्थान वह वस्तु घेरती है। यदि किसी वस्तु को किसी द्रव में रखा जाए तो वो उतने ही द्रव को हटाएगी जितना स्थान वो घेरेगी। अतः किसी ठोस वस्तु का आयतन निकालने के लिए हम ये गतिविधि कर सकते हैं। एक मापन सिलेंडर में पानी भरकर आयतन पाठ्यांक लेकर नोट कर लीजिए। इसके बाद उस ठोस वस्तु को मापन सिलेंडर के पानी में पूरी तरह से डुबो दीजिए। पानी की सतह ऊपर उठ जाएगी। पाठ्यांक लेकर आयतन ज्ञात करें। दोनों आयतनों का अंतर ही उस ठोस वस्तु का आयतन है। यह विधि आप YouTube के चैनल प्रोफेसर कोडी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में बच्चों को दिखाकर समझा सकते हैं। Now that we've counted out 15 beans, we need to determine their volume. We're doing this by displacement in 50 milliliters of water. Oops, one escaped. Get back in there. Here's a close-up view of our graduated cylinder. Now we want to know how many milliliters of liquid are being measured in this graduated cylinder. Once we know that, we can determine the volume of the germinating beans. आइए अब द्रव्यमान की बात करते हैं। किसी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उसका द्रव्यमान कहा जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा वो उतनी ही भारी होगी। इसे हम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से समझ सकते हैं। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है हमारी पृथ्वी उसे उतनी ही अधिक शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस कारण उस वस्तु का भार अधिक होता है। हम अलग अलग वस्तुओं को अपने हाथ में उठाकर उनके भारों की तुलना कर सकते हैं, परंतु भार की तुलना सही प्रकार से करने के लिए तुला का उपयोग किया जाता है। यदि दो वस्तुओं का भार एक बराबर होगा तो उन दोनों वस्तुओं को तुला के दो पड़लों पर रखने पर तुला समस्थानिक या बराबर होगी, क्योंकि तुला के दोनों पलड़ों को धरती एक बराबर शक्ति से अपनी ओर खींच रही होगी। कपड़े टांगने के साधारण हैंगर में पलड़े लटकाकर हम कक्षा में तुला बनाकर दिखा सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम, किलोग्राम आदि के मानक भार बनाकर पहले से ही रखे जाते हैं और इन्हें तुला के एक पलड़े में रखकर दूसरे पलड़े में जिस वस्तु का द्रव्यमान मापा जाना है उस वस्तु को रखकर उसका द्रव्यमान निकाला जा सकता है। इसी प्रकार की तुला से बाजार में दुकानदार भी वस्तुओं को तौलकर बेचते हैं। जब हमें शुद्ध द्रव्यमान निकालने की आवश्यकता होती है तो हम भौतिक तुला का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये अत्यंत संवेदनशील होती है और इससे बहुत कम द्रव्यमान का मापन भी किया जा सकता है। अब समय के मापन की माप करते हैं। हम समय को देख नहीं सकते ना महसूस कर सकते हैं, परंतु समय का बीतना महसूस कर सकते हैं। हम कहते हैं कि आज सुबह सोकर उठने के बाद से अब बहुत समय बीत गया है, परंतु कितना समय बीता इसका माप कैसे किया जाए? आप जानते ही हैं कि हमारी धरती अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण हमें सूरज और चांद धरती के चारों ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। धरती का वह हिस्सा जिस पर हम हैं वह जब सूरज के सामने आता है तो सूरज हमें दिखाई देने लगता है और हम कहते हैं यह दिन का समय है। इसी तरह से वह हिस्सा जब सूरज के दूसरी ओर चला जाता है तो सूरज हमें दिखाई नहीं देता और रात हो जाती है। इस प्रकार धरती के एक बार पूरी तरह अपनी धुरी पर घूमने में जितना समय लगता है वो एक दिन और एक रात के समय के बराबर होता है। विज्ञान की भाषा में इसे एक दिवस कहा जाता है। एक दिवस को यदि हम 24 बराबर भागों में बांटें तो एक भाग को एक घंटा कहते हैं। एक घंटे को 60 बराबर भागों में बांटने पर बने हुए एक भाग को एक मिनट कहा जाता है और एक मिनट के 60वें हिस्से को हम एक सेकंड कहते हैं। यह सेकंड ही समय को मापने का मात्रक है। इस प्रकार एक दिवस में 24 गुणित 60 गुणित 60 इस तरह कुल 86,400 सेकंड होते हैं।
समय का मापन घड़ी के द्वारा किया जाता है। घड़ियां अनेक तरह की हो सकती हैं। सबसे पहले धूप घड़ी की बात करेंगे। क्योंकि समय का मात्रक दिन और रात होने से बनाया गया था, इसलिए प्राचीन काल में घड़ियां भी सूर्य की सहायता से ही बनी। इन्हें धूप घड़ी कहते थे। हम कक्षा में प्रयोग करके धूप घड़ी बना सकते हैं। एक कागज की प्लेट को लेकर उसके बीचों बीच एक छेद बनाइए। इसके बाद इस प्लेट के एक किनारे पर एक और 12 का अंक लिख दीजिए। ठीक 12 बजे दोपहर को बच्चों को बाहर धूप में ले जाइए और इस प्लेट को जमीन पर धूप में रखकर उसके बीच में बनाए गए छेद में एक पेंसिल लगा दीजिए। अब प्लेट को इस प्रकार घुमाइए कि पेंसिल की छाया 12 के अंक पर पड़े। इसके बाद कुछ पिनों की सहायता से प्लेट को जमीन पर फिक्स कर दीजिए। अब प्रत्येक घंटे बच्चों को बाहर ले जाकर पेंसिल की छाया जहां पड़ रही हो वहां प्लेट पर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार अंक लिखने को कहिए। धूप घड़ी तैयार हो गई। अब बच्चे प्रतिदिन इस धूप घड़ी में समय देख सकते हैं। बच्चों को समझाइए कि पेंसिल की छाया इस प्रकार क्यों घूमती है और हम उससे समय का मापन कैसे कर सकते हैं। अब रेत घड़ी की बात करते हैं। यदि हम किसी बर्तन की तली में एक छोटा सा छेद करके उस बर्तन में रेत भर दें तो रेत छेद में से गिरने लगती है। रेत के गिरने की गति छेद के आकार पर निर्भर करेगी। किसी घड़ी की सहायता से हम माप सकते हैं कि रेत के पूरी तरह गिर जाने में कितना समय लगता है। रेत के पूरी तरह गिर जाने के बाद हम फिर से उस रेत को उठाकर उस बर्तन में भर सकते हैं और रेत का गिरना पुनः प्रारंभ हो सकता है। इस प्रकार की घड़ी को रेत घड़ी कहते हैं। बाजार में इस प्रकार की रेत घड़ी मिलती भी है जिसमें कांच के 2 बल्ब एक बहुत बारीक नली से जुड़े होते हैं और इसमें रेत भरी होती है। इसे आवरग्लास भी कहा जाता है क्योंकि अधिकांश समय 1 घंटे या 1 आवर में उस ऊपर के बल्ब से रेत नीचे के बल्ब में गिर जाती है। इसी प्रकार की रेत घड़ी आप 2 प्लास्टिक की पुरानी बोतलों को जोड़कर भी बना सकते हैं। जब हम इसे इस प्रकार रखते हैं कि रेत भरी बोतल ऊपर हो तो उस बोतल में से रेत नीचे की बोतल में गिरने लगती है। इस प्रकार हम समय का मापन कर सकते हैं। जब पूरी रेत नीचे की बोतल में गिर जाए तब इसे उल्टा कर दिया जाता है जिससे रेत भरी बोतल फिर से ऊपर हो जाए और रेत नीचे की बोतल में फिर से गिरने लगे। इसी प्रकार आप एक घड़े में छेद करके उसमें रेत के स्थान पर पानी भरकर जल घड़ी भी बना सकते हैं। फिर बात करेंगे लोलक घड़ी की। यदि किसी भारी वस्तु को एक धागे की सहायता से किसी कील में लटकाकर हिला दिया जाता है तो वह वस्तु काफी समय तक हिलती रहती है। इसी को लोलक कहते हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो लोलक को हर बार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में एक निश्चित समय ही लगता है। यदि हम यह माप लें कि इस प्रकार लोलक को एक ओर से दूसरी ओर जाने में कितना समय लगता है तो हम लोलक का उपयोग भी समय का मापन करने में कर सकते हैं। इसीलिए लोलक का उपयोग घड़ियों में किया जाता है। अनेक प्रकार की लोलक घड़ियों को आप YouTube की चैनल द वे इट गोज पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। आजकल बाजार में डिजिटल घड़ियां मिलती हैं। इनमें सुइयां नहीं होती बल्कि अंक लिखे होते हैं, इसलिए इनमें समय देखना आसान हो गया। आइए अब ताप के मापन की बात करते हैं। ताप किसी वस्तु की उष्णता या गर्मी का माप है। ताप के मापन से हम बता सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा ठंडी है। सामान्य रूप से किसी वस्तु को छूकर हम बता सकते हैं कि वह ठंडी है या गर्म। इसमें हम दरअसल अपने शरीर के तापमान से उस वस्तु के तापमान की तुलना कर रहे होते हैं। यदि हमारे शरीर का तापमान बदल जाए तो हमें ठंडी वस्तु भी गर्म लग सकती है और गर्म वस्तु भी ठंडी लग सकती है। आप एक बर्तन में गर्म पानी लीजिए और दूसरे बर्तन में बर्फ से ठंडा किया हुआ पानी लीजिए। अब अपना एक हाथ गर्म पानी के बर्तन में और दूसरा हाथ ठंडे पानी के बर्तन में डालिए। कुछ देर बाद दोनों हाथ निकालकर नल के पानी से भरे हुए बर्तन में डाल दीजिए। जो हाथ गर्म पानी के बर्तन में था उस हाथ को नल का पानी ठंडा लगेगा और जो हाथ बर्फ के पानी के बर्तन में था उसे ये गर्म लगेगा। इससे ये बात साफ है कि तापमान के मापन की सही विधि जानना हमारे लिए आवश्यक है। ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड है। जिस ताप पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं और जिस ताप पर पानी उबलने लगता है उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। ताप का मापन तापमापी या थर्मामीटर से किया जाता है। हम बच्चों को कक्षा में एक तापमापी बनाकर दिखा भी सकते हैं और यह समझा सकते हैं
कि ताप का मापन तापमान बढ़ने पर द्रव में प्रसार या एक्सपेंशन होने के गुण के द्वारा ही किया जाता है। प्लास्टिक की एक पारदर्शी बोतल में समान मात्रा में पानी और मेडिकल स्पिरिट भर लीजिए। इसके बाद बोतल में लाल रंग की कुछ बूंदें डालकर अच्छी तरह से हिला लीजिए, जिससे बोतल में भरा गया मिश्रण लाल रंग का हो जाए और उसे देखने में आसानी हो। इस काम में सावधानी की आवश्यकता है, जिससे बच्चे अल्कोहल से दूर रहें। बोतल को 1/4 ही भरें। अब एक पारदर्शी स्ट्रॉ को बोतल में इस तरह से डालें कि वो बोतल की तली से कुछ ऊंचाई पर रहे, परंतु पानी एवं अल्कोहल के मिश्रण में डूबा रहे। बोतल के मुंह को प्लास्टिसीन से सील कर दीजिए। अब आपका तापमापी तैयार है। आप इस बोतल को यदि गर्म पानी के किसी बर्तन में रखेंगे तो आपको स्ट्रॉ के भीतर लाल रंग का मिश्रण ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से यदि आप बोतल को बर्फ से भरे किसी पानी के बर्तन में रखेंगे तो यह मिश्रण नीचे जाता हुआ दिखेगा। आप ये गतिविधि अरविंद गुप्ता जी की YouTube चैनल पर उपलब्ध इस वीडियो में भी देख सकते हैं। आर पार और उसके अंदर स्ट्रॉ को एकदम प्रेस फिट कर दें। वहां से कुछ हवा का लीकेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद में बोतल के अंदर थोड़ा सा रंगीन पानी भरें और उसके बाद में लंबी नली को बोतल के अंदर डाल दें, जिससे कि निचला सिरा पानी के अंदर डूबा रहे। उसके बाद में ढक्कन को टाइट फिट कर दें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को कस के रगड़ें, जिससे वो गर्म हो जाएं, और उससे बोतल को बस छुएं, बोतल को दबाएं नहीं। आपके गर्म हाथों से बोतल के अंदर की हवा गर्म होगी और तुरंत रंगीन पानी इस नली के अंदर ऊपर चढ़ता रहेगा, एकदम थर्मोमीटर जैसा, एकदम तापमापी जैसा। इसके बाद आप बच्चों को बाजार से खरीदा हुआ ज्वर मापी भी दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें पानी और अल्कोहल के मिश्रण के स्थान पर पारे का उपयोग किया जाता है। तो आज हमने मापन की बहुत सारी विधियां देखी हैं और उन्हें बच्चों को सिखाने के लिए सरल गतिविधियां सीखी भी हैं। आशा है आपको पसंद आई होंगी और आप इनका उपयोग कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ाने के तरीकों के बारे में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।